विद्यार्थी गुरुकुल में अवश्य दाखिला लेने के लिए जाया करता था। यानी कि ये दिवस गुरुजी के लिए इसलिए समर्पित किया गया कि आगे अब श्रावण मास आने वाला है। उससे पहले हमारे सभी विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं गुरु के आश्रम में पहुंच जाएं, क्योंकि इसके पश्चात जो हमारे ऋषिगण हुआ करते थे, जो दूर जंगलों में तपस्या किया करते थे, वो वहां से उठ कर के गांवों के, शहरों के गुरुकुलों के निकट आकर के अपने आसन स्थापित कर लिया करते थे, जहां से वह अपना वेद ज्ञान कथाओं के रूप में दिया करते थे। इसलिए इस पूरे महीने का नाम ही श्रवण रख दिया, श्रावण रख दिया। श्रवण से मन अभिप्राय होता है सुनना, जिसमें कुछ सुना जाए, सुनाया जाए। तो पूरा महीना ही देखिए श्रावण का कर दिया। हम श्रवण करेंगे, किस बात का श्रवण करेंगे? वेद कथाओं का श्रवण करेंगे, जिसमें आत्मोन्नति हो सके, जीवन को सुव्यवस्थित किया जा सके, मुक्ति की प्राप्ति की तैयारी की जा सके। इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के रूप से हम सब जानते हैं। प्रत्येक गुरु, आचार्य अपने शिष्यों को, अपने उन लोगों को जो उनके सामने आकर के शिष्य भाव से सुनने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, उन्हें वेद का निर्मल ज्ञान दिया करते थे। गुरु वह होता है जो अंधकार से दूर करता है। गु माने अंधकार, गुफा, जैसे गुहा, इसी से शब्द बने हैं। वो सब अंधकार के प्रतीक हैं। रू माने मिटाने वाला, यानी अंधकार को जो मिटाए वह गुरु कहलाता है। और जो अंधकार में फंसा है वो गुरु नहीं हो सकता। जैसे आचरणशील व्यक्ति जो है आचार्य कहलाता है, जो आचार ही ग्राह्यति और आचारम ददाति, जो आचार ही ग्रहण करता है और आचार ही प्रदान करता है, वो आचरणशील व्यक्ति आचार्य कहलाता है। एक एक शब्द की अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग ऊंचे अर्थ। ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। लेकिन गुरुओं का भी गुरु, पूर्वेशामपि गुरु कालेनानुवच्छेदात, जो काल के परे खड़ा है। एक गुरु का भी कोई गुरु होगा, उसका भी कोई गुरु होगा, अंत में सबका गुरु एक होगा, और वो परम पिता परमेश्वर है। वेद ने कहा कि जो काल के भी परे खड़ा, से कालेनानुवच्छेदात, सबसे पहला गुरु वह है। उस गुरु के ये रूप आगे परंपरा में बढ़ते चले जाते हैं। मुझे भी मेरा गुरु मिला, उनके भी गुरु मिले, उनके भी गुरु मिले, इस तरीके से। और आगे भी गुरु इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो ऐसी दिव्य शक्ति को, जो जिसने हमारे भीतर के तमस को हमसे हटाया, उसमें सात्विकता का भाव प्रविष्ट किया, हमें मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए रास्ता दिखाया, हमारे जीवन का कल्याण किया, उस शक्ति को हम सब नमन करते हैं। उसकी दिव्य आत्मा को हम नमन करते हैं, उसके सामने शीश झुकाते हैं। ये टीचर्स डे, ये मदर्स डे, ये फादर्स डे सनातन की इन महान परंपराओं के सामने कुछ मायने नहीं रखते। तो अपनी परंपराओं से हम जुड़े हैं। और इस सदन में देखता हूं कि उनसे, अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के लिए कृत संकल्प है। परम परम पिता परमेश्वर को कहते हैं, और परा
उसके ज्ञान को कहते हैं। परंपरा शब्द है जो ईश्वरीय ज्ञान है और जो शाश्वत चला आ रहा है, शाश्वत चलता रहेगा, अविच्छिन्न रहेगा, अखंड रहेगा। जब आप जल प्रसेचन करते हैं, अदिते अनुमन्यस्व, आप उस अखंड सत्ता से, अदिति जिसका खंडन नहीं हो सकता, जो खंड खंड नहीं हो सकती, उससे किसी कार्य की अनुमति चाहते हैं। ये भी इतिहास का देखिए, आध्यात्मिक इतिहास की एक परंपरा है जो लुप्त होती चली जा रही है। और हम ये नहीं समझ पाते कि हम जो कर रहे हैं यज्ञ पर, उसका अभिप्राय क्या है। दूसरी ओर अदिते अनुमन्यस्व, पूर्व दिशा में आप पानी को डालते हैं, पंडित जी आपसे डलवाते होंगे। फिर आप पश्चिम की ओर आते हैं, वहां पर आप कहते हैं अनुमते अनुमन्यस्व, मैंने परमपिता परमेश्वर से अनुमति ले ली अपने शुभ कार्य को करने की। अब मैं जो मेरे ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनकी अनुमति प्राप्त कर रहा हूं। जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन हैं, मैं उनकी भी अनुमति चाहता हूं। फिर आप पूर्व में जाएंगे, सरस्वती अनुमन्यस्व, वहां पर आप क्या कह रहे हैं कि जो सरस्वती है, जो बुद्धि है, जो मेरी अपनी बौद्धिक क्षमताएं हैं, मैं अब उनसे भी अनुमति चाहता हूं। इसमें आप अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, परंपरा है। सबसे पहले आपने परमपिता परमेश्वर से अनुमति प्राप्त की, फिर जो उसके रूप माता पिता गुरु आचार्य आदि होते हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन होते हैं, परिवार में बड़े भाई बहन होते हैं, चाचा ताऊ आदि, मामा फूफा आदि होते हैं, मैं उनकी भी अनुमति चाहता हूं। फिर अपने बौद्धिक मंडल से आपने अनुमति प्राप्त की। इतनी सुंदर परंपराएं हैं सनातन की। यदि उनका अर्थ करके पंडित जी उस दिन समझाएं, बताएं, बहुत अच्छा लगता है। तो अपने ऐसे निर्माता, शिल्पी गुरु के प्रति हम सभी नमन करते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय बिल्कुल प्रासंगिक है, लेकिन इतिहास की छूटी हुई, लुप्त की गई व्यवस्थाओं की तरफ भी चलेंगे। उन अपघातियों की ओर भी चलेंगे कि जिन्होंने अपनी मूर्खताओं के कारण इस प्रकार के वितंडावाद को देश में स्थान दिया, जिनकी मूर्खताओं के कारण आज हम भाषाओं को लेकर के लड़ रहे हैं। यदि ये व्यवस्था प्रारंभ में ही सही तरीके से स्थापित कर ली जाती तो क्या होता। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार से नहीं लड़ रहे होते। देखिए, वर्धा स्कीम के अंतर्गत कांग्रेस ने जब स्वतंत्र भारत के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया, तो उसने कहा कि हम उसमें जो भाषा लाएंगे वो हमारी हिंदुस्तानी भाषा होगी। अब ये एक ऐसा शब्द है जिससे भ्रांति आ जाती है कि हिंदुस्तानी मतलब जो हिंदुस्तान की हो, भारत की हो। और हिंदुस्तानी की बात जब करेंगे तो ये स्पष्ट है कि वो हिंदी होगी। तो वो हिंदी की बात कर रहे थे, लेकिन वो हिंदी की बात नहीं कर रहे थे, वो हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे। और हिंदुस्तानी थी उर्दू निष्ठ हिंदी, जिसमें उर्दू के, अरबी के, फारसी के सब भाषाओं के शब्द हों, और विशेष रूप से इनके।
और गांधी और नेहरू क्या चाहते थे? गांधी नेहरू की स्पष्ट मान्यता थी कि उसकी जो भाषा होगी, भाषा की जो लिपि होगी, वो उर्दू लिपि होगी। आज जो आप देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, ये लिपि नहीं होगी। ए या का या खा ये लिखे तो जाएंगे, लेकिन उर्दू में लिखे जाएंगे। ये अक्षर नहीं होते आपके सामने। इसी के लिए उन्होंने संकल्प लिया, इसी के लिए काम करना आरंभ किया और अपने लोगों को इसके लिए तैयार भी कर लिया। इसके लिए विधिवत एक प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव पर काम करना आरंभ किया गया। ये वो जड़ थी जिसने देश में भाषा को लेकर के विवाद पैदा किया। अब सावरकर जी क्या चाहते थे? सावरकर जी की इच्छा थी कि देश में हिंदी लागू हो, लेकिन हिंदी वो होनी चाहिए जो संस्कृत निष्ठ हिंदी हो, जिसमें संस्कृत की शब्दावली हो, संस्कृत की व्याकरण काम कर रही हो। उनका दृष्टिकोण कितना ऊंचा और पवित्र था, कितना श्रेष्ठ था, इस बात की जानकारी आपको इस बात से लगेगी कि उनका स्पष्ट मानना था कि यदि हमने ऐसी गलती कर दी कि अपने देश की राष्ट्रभाषा की लिपि उर्दू स्वीकार कर ली, अरबी स्वीकार कर ली, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि आपके वेदों की भाषा आपसे दूर हो जाएगी। कौन पढ़ेगा वेदों को फिर? कौन ऐसे मंचों पर शांति पाठ कराता? कितनी दूरदृष्टि थी उस महानायक की। कौन गीता पढ़ता? कौन उपनिषद पढ़ता? कौन पुराण पढ़ता? कौन गीता कौन रामायण पढ़ता? कौन महाभारत पढ़ता? बताइए, सोचिए। और इस सोचने के आधार पर सोचिए कि सावरकर को हम कितना समझ पाए हैं, और सावरकर से उन लोगों की तकरार क्यों रहती है जो आज भी उसको कायर कहते हैं, वीर के स्थान, माफी मांगने वाला कहते हैं, उसके व्यक्तित्व को घटाने का घिनौना प्रयास करते हैं। इस घृणास्पद मानसिकता को आज के इस संबोधन से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने, सावरकर जी ने कहा कि नहीं, संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए। झट से इसका विरोध किया। स्वामी दयानंद जी महाराज के सत्यार्थ प्रकाश पर सिंध की सरकार ने प्रतिबंध लगाने की तैयारी की, प्रतिबंध लगाया। 14वें समुल्लास में जिस प्रकार से इस्लाम की कमियों की ओर स्वामी दयानंद जी की लेखनी चली, उससे वहां की सरकार तिलमिला गई थी। सावरकर जी ने जाकर के वहां पर भाषण दिया और बोले, यदि आप ये करने जा रहे हो, सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाओगे, तो मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे देश में कुरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। और सावरकर का मानने थे कि वो जो कह रहे हैं वो होगा। इसलिए उस सरकार ने प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय को वापस लिया। स्वामी दयानंद जी महाराज के द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश को सावरकर जी ने बड़ी गंभीरता से पढ़ा था। इसलिए उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए एक लेख में ये लिखा, जो कि सावरकर समग्र के खंड संख्या 9, खंड 9 के पृष्ठ संख्या 370 पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम भारत की जो स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा होगी,
वो संस्कृत निष्ठ हिंदी वो होगी जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है। हम उससे अलग कोई भाषा स्वीकार नहीं करेंगे। आज महाराष्ट्र के लोगों को सावरकर जी के उस संकल्प की ओर चलना चाहिए, देखना चाहिए। उन सावरकरवादियों को इस बात पर विचार मंथन करना चाहिए जो भाषा के नाम पर देश में उपद्रव मचा रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि सावरकर जी का चिंतन क्या था और राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा को वो स्वीकार करते थे, किस बात के लिए घोषणा कर रहे थे, किस बात को लेकर के उन्होंने अपने समकालीन कांग्रेसी नेताओं से संघर्ष मोल लिया था। ये विचारने की बात है। उन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर संस्कृत निष्ठ हिंदी की वकालत की, और इतना ही नहीं किया, उसके लिए नए शब्दों का निर्माण करने पर भी उन्होंने गंभीर प्रयास किया। पिछली बातों की ओर नहीं जाऊंगा जिनको बोल चुका हूं, नई बातों पर विचार विमर्श करेंगे। गांधी जी ने उन दिनों जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया। जैसे कांग्रेस का एक अध्यक्ष, कांग्रेस मीनिंग एक बुद्धिजीवियों की एक सभा, देश के इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की एक सभा कांग्रेस, और उसका जो अध्यक्ष उस दिन उसके सालाना अधिवेशन में बनता था वही उसका एक साल के लिए अध्यक्ष रहता था। यही स्थिति उस समय हिंदी साहित्य सम्मेलन की थी। गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच से ये घोषणा की कि हम जब देश को आजाद करा लेंगे तो हम देश की राष्ट्रभाषा उर्दूनिष्ठ भाषा को रखेंगे, उर्दूनिष्ठ हिंदी को रखेंगे, जिसकी लिपि उर्दू होगी। ये बहुत बड़ा गलत निर्णय था जिस पर सावरकर जैसा राष्ट्रभक्त नेता चुप नहीं बैठ सकता था। उन्होंने झट से इसका विरोध किया और विरोध करके लंगर लंगोट खींच करके मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप देखिए कि लड़ाई किस बात को लेकर के है, किस बात को लेकर के लड़ाई चली। लड़ाई इस बात को लेकर के चली कि हम संस्कृत निष्ठ हिंदी चाहते हैं। वो कहते थे कि नई उर्दू निष्ठ हिंदी रखेंगे, राष्ट्रभाषा बनाएंगे, लेकिन उस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाएंगे जिसमें उर्दू की लिपि काम करेगी। इन्होंने कहा नहीं बनने देंगे ऐसी हिंदी को राष्ट्रभाषा। वो संस्कृत निष्ठ हिंदी जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखी गई है, जो हमारे वेदों की भाषा है, जो हमारे उपनिषदों की भाषा है, जो हमारे रामायण महाभारत गीता की भाषा है, हम उसको अपनी राष्ट्रभाषा बनाएंगे। लड़ाई कहां थी? कुछ भी नहीं थी। लड़ाई तो राष्ट्रवाद की और दोगले राष्ट्रवाद की थी। छद्म धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई थी, तुष्टीकरण की लड़ाई थी। एक तरफ वो लोग खड़े थे जो राष्ट्र की बात कर रहे थे, एक तरफ वो खड़े थे जो दोगले थे। दोगले लोगों का विरोध हो रहा था और दोगले लोगों के विरोध के चलते इसको भाषाई विवाद बना दिया गया। आगे चलकर आप पढ़िए, सावरकर जी के सैकड़ों लेख हैं हिंदी पर लेकर के, भाषा पर लेकर के, लिपि पर लेकर के। और खंड 9 पढ़िए, खंड 10 पढ़िए, आपको सारी भ्रांतियों का समाधान होता चला जाएगा। मालूम होता चला जाएगा कि भाषा कौन सी श्रेष्ठ थी, किस भाषा के लिए लड़ाई हो रही थी। हिंदी मराठी का कोई विरोध नहीं था वहां पर। हिंदी मराठी की कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी राष्ट्रवाद की, और इसके लिए सावरकर जी डट गए मैदान में। जब देश आजाद हुआ
तो देश की आजादी के समय संविधान की जो व्यवस्था स्थापित की गई 1950 की 26 जनवरी से जो संविधान लागू हुआ, उसमें क्योंकि सरकार उन लोगों के हाथों में चली गई थी जो उर्दूनिष्ठ हिंदी चाहते थे। आज आप ये भी समझ लीजिए कि आपके देश की राष्ट्रभाषा के लिए 15 वर्ष का इंतजार करने की बात क्यों रखी गई, क्यों ये वितंडा देश में फैलाया गया कि 15 साल रुकिए, 15 साल के बाद हम आपको बताएंगे कि भाषा कौन सी इस देश की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। तो इसका अभिप्राय यह था कि 15 साल में ये जो आज संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात कर रहे हैं, इनके विरोध को शांत कर लिया जाएगा। सत्ता में रहते हुए इनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि इस भाषा को लेकर के किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें और जो हम चाहते हैं वो इस देश में हो जाए। यानी हम संस्कृत निष्ठ हिंदी ना चाह करके उर्दू निष्ठ हिंदी चाहते हैं और वो इस देश में हम तब तक स्थापित कर लेंगे। ये एक षड्यंत्र था, एक सोच थी, एक योजना थी। और इन लेखों से आपको मालूम पड़ेगा कि किन किन नेताओं ने अपने अपने भाषणों में इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया था। गांधी जी के बारे में वो स्पष्ट बताते हैं कि उनकी मान्यता क्या थी। नेहरू जी के बारे में वो स्पष्ट बताते हैं कि उनकी मान्यता क्या थी। ये दोनों जहां ये कह रहे थे कि उनकी, हमारी देश की राष्ट्रभाषा की जो लिपि है वो उर्दू होनी चाहिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि रोमन भाषा होनी चाहिए लिपि। अपनी मान्यता थी, उनकी मान्यता, नेताजी की मान्यता थी कि रोमन भाषा को जो इसकी लिपि बनाई, रोमन लिपि को। लेकिन सावरकर जी जैसे लोगों की मान्यता थी कि हम उसको नहीं बनाएंगे, हम तो बनाएंगे तो देवनागरी को बनाएंगे। देश में उस समय सावरकर जी जैसे लोगों की जो पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता थी, उसके देखते हुए इन प्रस्तावों को, इन लोगों को अपनी ओर से उस समय पीछे धकेलना पड़ा और इन्होंने ये व्यवस्था दे दी कि ठीक है, देश की राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी होगी। ये धारा 343 में, संविधान के अनुच्छेद 343 में स्थापित कर दिया गया और हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होगी। इसके बावजूद भी क्योंकि दबाव था, बहुमत का दबाव था, जनता के बहुमत का दबाव था, संविधान सभा में काम करने वाले लोगों के बहुमत का दबाव था, इसलिए यह व्यवस्था कर दी। किंतु उसी के नीचे जब आप देखेंगे तो सावरकर जी ही लिखते हैं, सावरकर जी लिखते हैं कि उसके नीचे जो किंतु परंतु लगाए, जर और तर कहते हैं, वो शायद मराठी के शब्द है। ये जर और तर जो लगाए नीचे आकर के, किंतु परंतु जो बनाए हैं, ये सारे के सारे इतने अधिक स्थापित कर दिए कि वो भाषा राष्ट्रभाषा होकर के भी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। जिन लोगों का इस भाषा को लेकर के विरोध था, उनके विरोध को दूसरे तरीके से बदल दिया गया। हमारी जितनी भर भी भाषाएं हैं देश की नहीं, संसार की, ये सारी की सारी संस्कृत से निकली हैं। कभी अलग चर्चा करेंगे। तो अभी जो प्रश्न आ रहा था क्या मराठी हिंदी से निकली है, तो हम कहेंगे कि हिंदी सहित जितनी भाषाएं हैं वो सारी की सारी संस्कृत से निकली हैं। इसीलिए सावरकर जी इस बात पर दबाव बना रहे थे कि चाहे जो हो जाए, हम इस बात को मानेंगे नहीं। जब सावरकर जी ने इस बात का विरोध किया तो गांधी जी को उर्दू निष्ठ भाषा बनाने के उस संकल्प से, जो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में बोला था
वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त वो हिंदी साहित्य सम्मेलन से रिजाइन करके भाग गए। परंतु बीज जो बोए गए वो आगे के लिए बड़े खतरनाक रहे, और उनसे आगे चल करके देश में जो भाषा को लेकर के विवाद उत्पन्न हुए, उन्होंने देश में भाषाई विवादों को जन्म दिया। गांधी जी की मान्यता थी, देखिए ये तथ्य भी इतिहास में नहीं मिलेगा आपको, ये सावरकर समग्र में मिलेगा। और क्योंकि हम अध्ययन से दूर हो गए, इसलिए हम कभी ये मांग नहीं करते कि इन चीजों को भी इतिहास में लेकर के आइए। जिस समय भाषा, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होगी, इस पर विचार मंथन चल रहा था, उस समय कहा था गांधी जी ने कि लखनऊ के जो आसपास की भाषा है, उस भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, यानी लखनवी भाषा, नवाबों की भाषा, नवाबों की भाषा यानी उर्दू भाषा, उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए और उसी को हिंदी का मूल माना जाए। तब आप ये प्रश्न नहीं कर पाते कि मराठी हिंदी से निकली या संस्कृत से निकली या हिंदी कहां से निकली। तब आपको मालूम पड़ता, यदि वो षड्यंत्र सफल हो गया होता, हालांकि बहुत सीमा तक वो सफल हुआ, लेकिन उससे ये मालूम नहीं पड़ता कि आपकी भाषा कौन सी थी, आपकी भाषा का मूल उद्गम कहां से था, संस्कृत से नहीं था। तब आपको बताया जाता, पढ़ाया जाता कि तो लखनऊ से, लखनऊ के नवाबों की भाषा थी और वहां से इसका स्रोत निकल करके आया। ये षड्यंत्र था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कहां से, किस पृष्ठों से, किस पुस्तक से मैं आपको बता रहा हूं। इसको लेकर के विवाद बना। लखनऊ के नवाबों की भाषा यदि चल जाती तो आप समझिए कि आपके नवाब शाही की उस भाषा के आधार पर रामचंद्र जी क्या होते आज। रामचंद्र जी को कहा जाता बादशाह राम, और सीता माता जी को क्या कहा जाता, बेगम सीता। ये पढ़ रहे होते आज आप। दशरथ बादशाह होते, आपके पास ये शब्द नहीं होते जिन सम्मानित शब्दों में आज आप उनको बोलते हैं। सीता को कतई आप माता नहीं कह पाते, बस बेगम सीता। और फिर पता चलता कि इस देश की प्राचीन भाषा, एक समय आता इस देश की संस्कृत भाषा तो कभी रही नहीं, प्राचीन काल से ही बेगम और बादशाह यहां पर होते आए हैं, वजीर होते आए। तब आप अपना अस्तित्व कहां खोजते, आपका अस्तित्व आपको मिलता कहां, नहीं मिलता। इसलिए सावरकर जी खड़े हुए, अकेले सावरकर जी ने सीना ताना, इस भाषा को भाषा नहीं बनने देंगे। आज यदि मराठा भाई, मराठा बहनें सावरकर जी के उस हिंदी विरोध को सावरकरवाद मान रहे हैं तो यह उनका अज्ञान है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दिन एक भाषण में बोला था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने तप, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तथ्य, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, और सावरकर माने तिलमिलाहट। तैसे ही सारे शब्द हैं। सावरकर माने तिलमिलाहट। सावरकर वो नाम है जो तिलमिलाहट पैदा करता है, जो क्रांति के लिए, आपको मचलने के लिए प्रेरित करता है। एक वर्ष से हम कार्य कर रहे हैं
सब मिल करके, लेकिन कोई कार्यक्रम कर पाए? किसी के भीतर तिलमिलाहट पैदा हुई? नहीं हुई। ये तिलमिलाहट पैदा करना, ये सावरकर का नाम है। हमारी निष्क्रियता को, हमारी कर्मण्यता को, हमारे निकम्मेपन को जो नाम धोने की क्षमता रखता है, उसका नाम सावरकर है। उस सावरकर को पढ़ा ना जाए, समझा ना जाए, उसके शब्द के अर्थ हमारे जेहन में ना आए, हमारे अंतःकरण में ना आए, इसमें दोष किसका है? सावरकर का नहीं है सर, हमारा दोष है। सुभाष चंद्र बोस जी अपने तरीके से अपनी भाषा की बात कर रहे थे और गांधी जी अपने तरीके से अपनी बात कर रहे थे। सावरकर जी उसको चुनौती दे रहे थे, और जब वो ये लेकर के आ रहे थे कि हमारे देश की भाषा, राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होगी, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा होगी, तो इसका समर्थन उस समय के सभी राजनीतिक दल जो हिंदूवादी राजनीति करते थे समर्थन कर रहे थे। हिंदू महासभा सहित जितने भर भी उस समय के लोग थे वो सारे के सारे इस बात का समर्थन कर रहे थे। सारे गांधीवादियों को ये बात दिखाई दे गई थी कि यदि आपने इस बात को लागू करने का प्रयास किया तो इसका परिणाम क्या होगा। अब देखिए, कांग्रेस के भीतर ही पुरुषोत्तम दास टंडन जी बैठे थे। टंडन जी कांग्रेसी होते हुए गांधी नेहरू के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस के मंच से आवाज लगाई थी कि जो सावरकर कह रहे हैं हमारे देश की भाषा, तो वो होनी चाहिए, उसी के लिए हमको काम करना चाहिए। सावरकर जी कहा करते थे कि देश में एक पार्टी बहुमत प्राप्त करती है सत्ता में पहुंचने के लिए, तो दूसरे पक्ष को आप अल्पमत प्राप्त पक्ष कह सकते हैं। एक को बहुमत मिला देश के लोगों का, इसलिए वो बहुमत, और दूसरा अल्पमत वाला, यानी कि देश में एक ऐसा है जिसके पास मत कम है लेकिन लोगों ने भेजा है उसको। इसके उपरांत भी उसको अपोजिट पार्टी कहा जाने लगा, अपोजिशन कहा जाना, नेता अपोजिशन, प्रतिपक्ष, विपक्ष, विरोधी पक्ष, ये शब्द जचते नहीं थे। एक सुंदर शब्द उन्होंने दिया कि अल्पमत और बहुमत। यदि ये शब्द चलता तो पता चलता कि ये भी वो नेता है जिसके साथ देश का कुछ वर्ग जुड़ा हुआ। ये ठीक है कि एक के साथ 51 है तो इसके साथ 49 है, लेकिन इसके साथ भी हैं। यदि ये स्थिति लागू की जाती तो कितनी अच्छी होती। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि भाषा के मूल में संस्कृत और संस्कृति को लेकर के चला विवाद था, जिसे दूसरे विवाद में बदल दिया गया। उस विवाद को आज हम आप सब मिलकर के समाप्त करें। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अधिक समर्थन संस्कृत निष्ठ हिंदी का करने के लिए यदि कोई प्रांत के लोग आएंगे तो वो महाराष्ट्रियन लोग होंगे। आज महाराष्ट्र में मराठी को लेकर के पूर्वाग्रह व्यक्त किया जा रहा है, और सावरकर जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के लोग ही होंगे जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के लिए सबसे पहले बाहर निकल करके आएंगे। इसका अभिप्राय था कि उनके साथ उस समय पूरा महाराष्ट्र खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा हुआ है। यदि उनको सच्चाई समझाई जाए, बताई जाए, तो अपने आप उनको ये स्थिति साफ हो जाएगी। अंग्रेजी को 15 वर्ष दिए गए, उसको मैंने बताया क्यों दिए गए थे। हिंदुस्तानी पक्ष, आप समझिए, आप
हिंदुस्तानी पक्ष और संस्कृत निष्ठ हिंदी पक्ष, इन दोनों का संघर्ष है। आप अपने संस्कृत निष्ठ आंदोलन से कहां चले गए? कितने लोगों को यह जानकारी है कि संस्कृत निष्ठ हिंदी को लेकर के भी कोई आंदोलन खड़ा हुआ था और उसके मुखिया सावरकर जी जैसे लोग थे, और एक वो लोग थे जो उर्दूनिष्ठ की बात कर रहे थे। तो उर्दूनिष्ठ हिंदी वाले लोग आज भी सक्रिय हैं, चाहे आपके संविधान के आर्टिकल 343 में जो व्यवस्था कर दी गई हो, लेकिन उन्होंने हिंदी की लिपि रखने के उपरांत भी, देवनागरी लिपि रखने के उपरांत भी अपने आंदोलन को पीछे नहीं हटाया। उन्होंने सारी की सारी समाचार पत्रों की भाषा, रेडियो की भाषा, टीवी की भाषा, पत्रिकाओं की भाषा, बोलचाल की भाषा, सारी की सारी जो है वो उर्दू निष्ठ कर दी। उसमें सारे उर्दू के शब्द भर दिए। और इंग्लिश, इंग्लिश को ले आए। अब हिंदी इंग्लिश, आपकी भाषा कहां चली गई? हिंदी अंग्रेजी भाषा के स्कूलों को महाराष्ट्र से बंद किया जाए, आपकी मांग ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा इस विषय पर कि जब घर के दो भाई लड़ते हैं तो बाहर का अपने आप पंच बन जाता है। आप लड़ते रह गए अपने उर्दूनिष्ठ और संस्कृत निष्ठ राष्ट्रभाषा के विवाद पर, और पटरानी आपके ऊपर बना करके बैठा दी गई अंग्रेजी। उधर किसी का ध्यान नहीं गया। 15 साल तक ये चलती रहेगी, तब तक हम अपने विवादों को शांत कर लेंगे, बात तो ये थी। और जब आर्टिकल 343 में यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, तो पटरानी बनाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन अपनी मोनोपोली चले, और 1965 तक वो स्थिति बना दी जाए किसी भी तरीके से कि हम उर्दू निष्ठ हिंदी को राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बना देंगे। अब यह बीमारी आई कहां से थी? क्या उर्दूनिष्ठ हिंदी को आप लागू कीजिए, देश की हिंदी राष्ट्रभाषा उर्दूनिष्ठ भाषा होगी। तो मोपला कांड की चर्चा जिसकी हम पूर्व में कर चुके हैं, आप सभी को जानकारी होगी। वहां पर जब कांग्रेस ने यह कहा कि आप किसी भी तरीके से हमारे साथ आइए, मुस्लिमों से कहा, और साथ मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्होंने कहा साथ तो आ जाएंगे लेकिन एक कीमत लेंगे। साथ आने की एक कीमत लेंगे कि जब देश आजाद हो तो उर्दू को ही राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। दोगले लोगों ने इस बात पर सहमति दे दी और कह दिया कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, और जब देश आजाद होगा तो ये बादशाही भाषा ही देश की राष्ट्रभाषा घोषित की जाएगी। इस पर कड़े आपत्तिजनक लेख लिखे गए। कांग्रेस कर क्या रही है? तुम्हारे लिए लड़ने वाले लोग कायर कहे जा रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ने वाले लोग राष्ट्र के गद्दार कहे जा रहे हैं, क्योंकि उनके संघर्ष को, उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, उनके परिश्रम को, उनके पुरुषार्थ को इतिहास से निकाल दिया गया। हम विलासी होकर के रह गए, विद्या व्यसनी होकर के रह गए, प्रैक्टिकली उतर करके, मैदान में उतर करके काम करने की क्षमता हमने गंवा दी। विद्या व्यसनी होना भी खतरनाक होता है, और ये ड्राइंग रूम की चर्चाएं भी खतरनाक होती हैं। ये चर्चाएं केवल रूपरेखा तैयार करने के लिए की जाती हैं, और फिर मैदान में करना क्या है ये देखा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, 1 वर्ष हो गया मुझे, हमारे बुंदेला जी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर के राष्ट्र मंदिर के काम पर को आगे बढ़ाएंगे।
एक वर्ष से उनका कल परसों, एक महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन का टाइम दीजिए, ये चल रहा है। युधिष्ठिर के पास में कोई फरियादी गया अपनी याचना लेकर के, और उसने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप परसों आइए, आज मैं व्यस्त हूं। वो वहां से निकल रहे थे, रास्ते में उनको महल के ही भीतर भीम मिल जाते हैं। वो उनको जानते थे। वो कहने लगे कि आप महाराज से मिले नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो परसों के लिए कह रहे हैं कि आज व्यस्तता है। अच्छा, आइए मेरे साथ आइए। भीम जोर जोर से चिल्लाते हुए चलने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा कि आज क्या बात हो गई भाई, क्या क्या ऐसी बात हो गई जो महाराज की जय 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 करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप काल विजयी हो गए, काल के विजेता हो गए। उसने कहा, भीम कैसी बातें कर रहा, किसी को भी एक पल की पता नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज आपने इस फरियादी को परसों तक का टाइम दे दिया, इसका मतलब आपको परसों तक का तो जीवित रहने का भरोसा हो गया। इससे बड़ी बात क्या होगी? परसों तक की आपको जानकारी है कि परसों तक मैं रहूंगा तो काल विजयी हो गए आप। इसका अभिप्राय था कि समस्या यदि आज आई है तो आज ही उसका निस्तारण होना चाहिए। परसों की बात क्यों कह दी आपने? इसका अभिप्राय था, समझाने का तरीका था। युधिष्ठिर जी के दिमाग में बात बैठ गई। उन्होंने कहा, हाँ मुझसे गलती हुई। उसकी फरियाद को तुरंत सुना। और हम देखिए सालों सालों तक मामलों को लटकाते रहते हैं। तो हम कितने बड़े काल विजयी हैं, लेकिन वो युधिष्ठिर थे, हम कुछ और हैं, जो बात को समझ गए थे। सावरकर जी इसी बात को लेकर के आगे चल रहे थे कि जो करना है वो आज करना है। आज के बाद किसी और दूसरी बात के लिए छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और उनकी बात को लेकर के मुस्लिम संस्थाओं ने उनका विरोध किया। मुस्लिम संस्थाओं ने प्रस्ताव पारित किए और कहा कि उर्दूनिस्ट हिंदी को ही हम राष्ट्रभाषा मानेंगे। प्रस्ताव पारित कराए गए। वो अपने काम पर आज भी लगे हुए हैं। आपकी ओर से कितने प्रस्ताव ये जाते हैं कि हम संस्कृत निष्ठ हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने के लिए आंदोलन करेंगे। अब तो दोगले लोग मंचों से आकर के धड़ धड़ से शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारी राष्ट्रभाषाएं, जितनी भाषाएं हमारी, सब राष्ट्रभाषाएं। ये समझौतावादी दृष्टिकोण होता है, स्पष्टवादिता इसमें नहीं होती। इसमें भी नेताओं का दोगलापन होता है। डंके की चोट कहना चाहिए कि सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, इसलिए सबका हम सम्मान अवश्य करते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा केवल और केवल हिंदी है, जिसके भीतर सबको बांधने की क्षमता है, जो सबको एक साथ एक मंच पर लाने की क्षमता रखती है। ये बात हमारे देश के लोगों की ओर से उठनी चाहिए। जब सरकार को आप लोग अपनी ओर से प्रेरित करेंगे, जब सरकार के पास आपके अपनी ओर से ऐसे प्रस्ताव जाएंगे, तो सरकार भी सोचेगी कि जनता चाहती क्या है, हमारा फर्ज क्या बनता है। सोते रहना या जाग करके सरकार को जगाते रहना फर्ज है? सारी चीजों को सरकार के भरोसे छोड़ दिया गया। सरकार कर लेगी। तुम्हारी मानसिकता को भी सरकार समझेगी, और जो विरोधी पक्ष है उसको तुम्हारी मानसिकता के अनुरूप समझाएगी कि जनता ये चाहती है। अरे अपनी मानसिकता को स्पष्ट करते हुए लिखिए। जागना हमको पड़ेगा, नहीं तो वो लोग
देश के विनाश की तैयारी कर चुके हैं, और ये पहले दिन से हो रही थी। यदि ये आज कुछ बचा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए कि सावरकर जी का तप, त्याग, तपस्या, तर्क, तथ्य, तत्व, तीर तिलमिलाहट कितनी थी, जिसके चलते आप इतना कुछ करा पाए हैं। आज का मुसलमान उर्दू मिश्रित हिंदी की बात करता है और उसी के लिए प्रस्ताव बना करके भेजता है। अंग्रेजी भी उसे पसंद है, परंतु वेद की भाषा संस्कृत उसे पसंद नहीं है और उसे वो करेगा भी नहीं। और जो विरोधी खेमा है, यानी कि जो सनातन का विरोधी है, वो संस्कृत को आने भी नहीं देगा। तो संस्कृत के लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा। संस्कृत की रक्षा का अभिप्राय संस्कृति की रक्षा है अपने आप, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बाला साहब खेर, जो कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे, और जितने वरिष्ठ अधिकारी थे वहां के, वे सारे के सारे हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी इलाहाबाद से निकले थे, उससे जुड़े रहे थे, उसके सदस्य थे, कांग्रेस के थे। इसलिए उन लोगों ने वहीं से बीज बो दिया। सावरकर जी बता रहे हैं इस बात को, मैं नहीं बता रहा हूं। जो कल्चर सोसाइटी बन रही है, उसी के नाम से इस पर समझ लीजिए कि उसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं है। वो आपकी तो विरोधी है। ये जहर है जो मीठा जहर कहा जाता है। ये सब दिखाई देते हैं और हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। लेकिन इसमें बहुत कुछ हो गया। यदि कल्चर के स्थान पर उस समय संस्कृत शब्द रखा गया होता, सोसाइटी के स्थान पर उस समय समिति शब्द रखा गया होता, परिषद रखा गया होता, तो क्या होता। लेकिन वहां पर जो जहर बोया जा रहा था, जैसे जेएनयू में बोया जाता रहा, साम्यवाद परोसा जाता रहा, और हम आंखें बंद किए बैठे रहे, उसी प्रकार से इन समितियों के माध्यम से भी, इन सोसाइटीज के माध्यम से भी जहर बोया जाता रहा भाषा के नाम पर। चुपचाप तैयारी की जाती रही किस बात को लेकर के, देश में भाषाओं के नाम पर लड़ेंगे, लड़ाएंगे, और साथ ही संस्कृत निष्ठ हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं होने देंगे। पीढ़ियां गुजर गई। अब इतिहास से सावरकर निकाल दिया, सावरकर का चिंतन निकाल दिया। जो सावरकरवादी, उन्होंने सावरकर को पढ़ना बंद कर दिया, केवल गाली देनी है, जो दूसरा कुछ बोलेगा उसके विरोध में बोलना है। सावरकरवाद क्या था ये समझना नहीं है, उस पर काम नहीं करना है। और उसका परिणाम है कि जो उर्दू निष्ठ भाषा रखने वाले लोग थे, वो आज आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। आपका वो संविधान का अनुच्छेद केवल शोभा मात्र बनकर के रह गया है, जो देश की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित करता है। हम नहीं बना पाए, एकता नहीं बना पाए, आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, उस अभिशाप को, उस पाप को धो नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उस षड्यंत्र को खोल नहीं पाए, उसका पर्दाफाश नहीं कर पाए, भंडाफोड़ नहीं कर पाए। जो संस्कृत और हिंदी के ऊपर अंग्रेजी को पटरानी बनाने का षड्यंत्र रचा गया था, हम प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करते करते अब लगभग 80 साल होने को आए। अब तो लोग भूल भी गए हैं, और अब हम में से ही बहुत से उपदेशक खड़े हो गए हैं। क्या फर्क पड़ता है यदि इंग्लिश को ही राष्ट्रभाषा बना दिया जाए या उर्दू को ही बना दिया जाए। ये वो दोगले लोग हैं जो गाय का मांस खाने लगे हैं उनके साथ जाकर। आपके भीतर वो बीमारी कितनी फैल गई है, आप कल्पना करिए। जिस भारतवर्ष में ढूंढे से कोई मांसाहारी मिलता था, खासतौर से सनातनियों में, वो अब 70% लोगों तक पहुंच चुकी है।
वो अर्ध मुस्लिम किस प्रकार से आपका ही विरोध करते हैं और समय आने पर किस प्रकार आपका ही विरोध करेंगे, समझिए। और साथ ही साथ इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए कि लड़ाई कितनी गंभीर हो चुकी है। और वो लोग जो सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, वो आप जैसे जागरूक लोग अब रह कितने गए हैं। ये तो कुछ आपके जोर शोर से, जब आप किसी बात को लेकर के शोर मचाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपकी तरफ आ जाते हैं, उससे सरकार चलती दिख रही है। अन्यथा परिस्थितियां कितनी भयंकर बन चुकी हैं, उस पर विचार कीजिए। और विचार नहीं करना है, उसके साथ ही साथ काम भी करना है। हमारा सम्मान लुट रहा है, हमारी अस्मिता लुट रही है, मान मर्यादा लुट रही है, भाषा लुट रही है, संस्कृति लुट रही है। उस पर हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें करना होगा और करना ही चाहिए। यदि करने से बच गए तो समझ लीजिए राष्ट्र नहीं बचा पाएंगे। एचवी पोतदार समिति के अध्यक्ष थे, जो इसी समिति का काम कर रही थी, यानी कि हिंदुस्तानी निष्ठ महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा प्रचार सभा, उसके 6 सदस्य बनाए गए थे। सावरकर जी लिखते हैं कि एक भी ऐसा व्यक्ति इन 6 सदस्यों में से नहीं था। आज जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि फला समिति में एक भी एससी नहीं है, ओबीसी नहीं है, फला नहीं है, ये आवाज कभी सावरकर जी ने भी उठाई थी। और वो आज आपको भी उठानी चाहिए, समझनी चाहिए। सावरकर जी ने कहा था कि ये जो समिति भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में गठित कर दी गई है, इसमें एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात करता हो। संस्कृत निष्ठ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करता हो। महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा समिति, और इसके थे एक सदस्य एचवी पोतदार, और वो अध्यक्ष थे इसके। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी 343 संविधान के अनुच्छेद के रहने के उपरांत भी आपका वो अध्यक्ष क्या कह रहा था, जो महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा का अध्यक्ष था, एचवी पोतदार। उसने कहा था कि हमारी कुछ भी हो, चाहे हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी भाषा ही होगी। यानी कि इसका अभिप्राय यह हुआ कि चाहे संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई हो, लेकिन हमारा संघर्ष किस बात के लिए है? हमारा संघर्ष है कि देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी ना होकर के उर्दू निष्ठ हिंदी ही रखी जाएगी, उन्होंने ये कहा। हमारी पाठ्यक्रम समिति का कार्य भी इसी प्रकार चलेगा, स्पष्ट कर दिया। चाहे आपके संविधान में जो व्यवस्था दे दी गई हो, हम अपना काम इसी भाषा के अंतर्गत करेंगे। कितना बड़ा षड्यंत्र था, कहां कहां बैठे हुए लोग ये कह रहे थे, कैसे कैसे पदों पर बैठ करके लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने काम को, एजेंडा को लागू करने पर बल दे रहे थे। ये देखने की बात। अब आते हैं काका कालेलकर जी। काका कालेलकर जी का नाम आपने खूब सुना होगा। कालेलकर जी भी ऐसी ही एक समिति के अध्यक्ष थे। हम सब ये भी जानते हैं कि वह मूल रूप में गांधीवादी भी थे। हिंदुस्तानी तालीम के प्रमुख नेता थे। हिंदुस्तानी तालीम, भारतीय शिक्षा नहीं, शब्द से देख लीजिए। हिंदुस्तानी तालीम के नेता के रूप में उन्होंने भी यही कहा था कि जो गांधी जी कह रहे हैं हम वही करेंगे। यानी कि स्वाधीन भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वो गांधी जी के अनुसार उर्दू निष्ठ भाषा होगी और उसकी लिपि भी यही होगी।
आजादी के बाद दे रहे एक भाषण में काका कालेलकर जी के शब्द कुछ हिंदी में निकल गए, तो गलती सुधारते हुए तुरंत उन्होंने उनको शब्दों को फिर से उर्दू में बोला, केवल ये दिखाने के लिए कि अब वो भाषा हमारी नहीं रही, अब तो हमको इस तरीके से ये बोलना है जैसे उनके मुंह से शब्द निकला, और उसको उन्होंने हिंदी में शुद्ध किया कौमी एकता, कौमी इत्तेहाद। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उर्दू लिपि को ही हम राष्ट्र लिपि के रूप में मान्यता देंगे। कालेलकर जी ने उर्दूनिष्ठ हिंदी को स्वीकार करने से संस्कृत का कोई संबंध नहीं, समन्वय अपने आप सध जाता है, उन्होंने ये कहा। और कहा कि यदि उर्दू को हमने अपनी राष्ट्रभाषा बना लिया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यानी कि कांग्रेस ने जो मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दिया था कि हम आजादी के बाद देश की राष्ट्रभाषा उर्दूनिष्ठ भाषा को बनाएंगे, वो चीज अपने आप पूरी हो जाएगी। और जब मुसलमान और हिंदू एक होकर के काम करेंगे तो फिर देश आगे बढ़ जाएगा। उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि भविष्य में आगे जाकर के ये भी कह दिया जाएगा कि तुम पे तो अपनी भाषा भी नहीं है, भाषा भी तुमको हमने दी है, खान पान तुम हमारे जैसा करते हो। तो ये जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति शब्द हटाइए और इसके स्थान पर कहिए कि आप जो हैं मिली जुली संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति के उपासक हो। उस बात को आगे बढ़ाइए, इससे अलग कुछ नहीं। और फिर देखेंगे धीरे धीरे जब खान पान ऐसा हो गया तो आचरण कैसा हो जाएगा। आचरण हो गया जो आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आज ससुर ने बहू से शादी कर ली, आज दामाद से सास ने कर ली, बहन भाई कर रहे हैं, दादा पोती कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? ये सावरकर के सपनों का भारत तो नहीं है, दयानंद के सपनों का भारत तो नहीं है, ये हमारे आपके सपनों का भारत तो नहीं है। लेकिन ये उस षड्यंत्र का परिणाम है जो धीरे धीरे हमको खा रहा है। परंपराओं को मिलान करके, रीति रिवाजों को एक दूसरे के साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो कहता है कि जिसकी जैसी मर्जी करने दीजिए। लेकिन ये मर्जी केवल यहीं पर चलती है और ये आपके ही परिवारों से निकाल करके सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं। इसका मतलब है कि हिंदू तेजी से हमारा जैसा हो रहा है। कुल मिलाकर के सब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ते हैं, समापन की तरफ चलते हैं। निवेदन यही है कि इन चीजों को लेकर के प्रैक्टिकली हम कुछ करें। संसार अपनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रस्तावों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से अपनी हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए कुछ कार्य योजना बनाएं, उस पर काम करें तो कोई बात बने। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर परमादरणीय आर्य साहब, निश्चित रूप से आपके वक्तव्य जब भी आप सामने होते हैं तो कान ऐसे होते हैं कि हमेशा सुनने को आतुर रहते हैं। और सिर्फ हमारी आतुरता कान तक नहीं, हमारे मन तक भी जानी चाहिए। जैसे आपने कहा है, हमें इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने देश की भाषा को, हमारी अपनी जो भाषा है, इसके लिए किस तरह से सार्थक प्रयास करें ताकि इसकी पुनर्स्थापित किया जा सके, उसको जो उसका वैभव है उसको वापस लौटाया जा सके। और जो आपने बात कही है, मैं तो सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर उर्दू की वो हो जाती, उर्दू में अगर इसकी लिपि हो जाती तो हम तो हमारा सब कुछ समाप्त हो गया था। सनातन का जो भी कुछ एक एक कड़ी थी वो सारी टूट जाती। निश्चित ये बड़ा कठिन विषय है और इसमें हमको सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। कहीं हमको जहां मौका मिले
हम प्रयास करें कि इन चीजों को थोड़ा लोगों के बीच ले जाएं और निश्चित रूप से आगे बढ़ें। मैं इसी कड़ी में आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे एक विचार आया तो मैं गुरुदेव से पूछना चाह रहा था कि जैसे इनके मदरसा हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमें जैसे ब्याज का पैसा नहीं हम लोग यूज करते, शराब का पैसा यूज नहीं करते, तो सरकार के पास तो इन्हीं का पैसा आता है, शराब का, ब्याज का, लोन का, तो इनको पैसों को फिर ये मदरसों में कैसे यूज करते हैं? ये तो इनके धर्म के विरोध में है, तो इन्हें तो ये नहीं करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं सर? जी मान्यवर, देखिए, यदि आपको मिटाने की कहीं बात आ रही हो, सनातन को मिटाने की बात आ रही हो, गैर मुस्लिम को सनातन मिटाने की, मिटाने में इनके कोई धर्म नहीं चलते। कोई नहीं आता। सारी परंपराएं वहां टूट जाती हैं, गौण हो जाती हैं। इसलिए ये षड्यंत्र केवल और केवल आपके यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके लिए विधिवत बाहर से भी पैसा आता है। और जिन दोगलों की बातें मैंने आपसे की हैं, उन्होंने ही संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में ये स्पष्ट व्यवस्था करवा रखी है, उसको पढ़िए। ये लोग अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप वैदिक मिशनरी बन करके वेद की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई अपना शैक्षणिक संस्थान खड़ा नहीं कर सकते। षड्यंत्र ये भी है और बड़ी गहरी जड़ है इसकी। कभी रखेंगे आगे विचार। धन्यवाद जी। जी बहुत सुंदर। निश्चित रूप से काफिर तो चाहिए नहीं ना, और हम काफिर हैं। हाँ जी, जब हाँ जी। काफिर एक भी धरती पे हो तब तक वो हर तरह के प्रयास करेंगे। मैं इसी कड़ी में आदरणीय दिनेश जी सेहवाल से अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में जो बात रखी गई है इतनी महत्वपूर्ण है और उतनी संवेदनशील भी। और जो मैं देख पा रहा हूँ आज की वार्ता के माध्यम से, भारतीय जो भाषाएं हैं उनकी जो अलग अलग छवि है, अलग अलग रूप है, सुगंध है, उनको दो पार्टों में बांध हटाने की बात ये है कि आपस में जो एकीकरण की बात थी। सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र है वो वास्तव में इतनी बड़ी परिकल्पना भी है और संरचना भी है कि महाराष्ट्र केवल एक राज्य का नाम नहीं है। मराठा केवल एक राज्य की सीमा में बंधे हुए लोग नहीं हैं। ये तो देश में जो प्राण है वो मराठा है, देश में जो प्राण है वो महाराष्ट्र की परिकल्पना को, अखंड भारत को बनाने की बात है। और जब भाषा की बात कही गई तो ये जानबूझकर किया गया प्रपंच है कि महान विचारों को तोड़ करके इनको अपने ही आप में उलझाया जाए और आगे नहीं बढ़ा जाए। खैर ये बात तो आगे भी, जब तक जागरूक लोग, सजग लोग, चेतन लोग नहीं जगेंगे, सोए रहेंगे, तब तक तो ये चलती रहेगी। हमारी जो चर्चाएं होंगी वो चर्चाएं भी हो सकता है चले, हो सकता नहीं चले, लेकिन समय तो ये है कि जब हम योगाहार की ही अगर बात करें, और योगाहार में हमने देखा कि हमने अलग अलग सेगमेंट्स पे अलग अलग कार्य सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, हम उसका प्रायोगिक रूप देख रहे हैं और उसमें सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शनिवार के दिन जो लैब की व्यवस्था है उसमें वो भी हमारे किसान बंधु आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी सिलसिले में अलग अलग विषय हैं, लेकिन क्या गुरुवार के दिन
जो नित्य निरंतर इस राष्ट्र के प्रति अभिसिंचन और राष्ट्र की जड़ों में लगातार आवश्यक वो प्राण जल जो डाला जा रहा है, ये ऑक्सीजन दी जा रही है, क्या वास्तव में हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, या हम एक कहानी समझ करके, और हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे संस्कार हैं, हम पले-बड़े हैं इस संस्कृति में। तो इस संस्कृति की रक्षा तो केवल हम सुनने-सुनाने की कथा कहानी से तो नहीं हो पाएगा। और कथा कहानी संभवतः इसीलिए सुनाई जा रही है कि हम अगला कदम रखें। तो वास्तव में क्या हम सभी राष्ट्र मंदिर के लिए और उस भावनाओं के एकीकरण के लिए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं? हम क्या इस राष्ट्र मंदिर में एक-एक ईंट लगाने के पक्षधर हैं? या फिर हम यही कहेंगे कि अ, उस पार जो ईंटों का पैसा वहाँ से आता है, या फिर इधर से हम अ, ऐसे ही सुप्त रहेंगे? ये बड़ी चिंता का विषय भी है। और संभवतः अगर हम राष्ट्र मंदिर में, क्योंकि ये भावना अलग तरह की है, राष्ट्रीय जागरण की भावना है, और इसको लेकर के आगे बढ़ना और देश में इसके अंकुरण, इसके बीजों की बुवाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आदरणीय सदस्यों से मैं निवेदन करूँ कि आप सभी इस वार्ता को सुन रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को, तो हैंड रेज़ करें कि हम आज के दिवस पर जब गुरु पूर्णिमा को हम मना रहे हैं, तो इस राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र देवता, राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए हम आगे आकर तत्परता के साथ बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प आपके हैंड रेज़ हो जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा निवेदन है आप सभी से। जी, बहुत सुंदर आदरणीय। निरंतर हैंड रेज़ हो रहे हैं, और ये इस कार्यक्रम की सफलता का भी सूचक है, सूचकांक है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा मैं निवेदन करता हूँ सदन से कि जब अगले गुरु, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा के बाद अगला जो गुरुवार आए, और मैं आदरणीय जी से भी निवेदन करूँगा, मुख्य वक्ता जी से, कि हम कुछ इतिहास को लेकर के समझ करके, और जब अगला कदम हम रखें, अपनी चर्चाएँ तो अवश्य करें। लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ रूप में सक्षम है। कोई हवन करने से लेकर के, और जो मंदिर खड़ा करने तक, राष्ट्र को सुरक्षित करने तक की सामर्थ्य इस सदन में है। तो अगला सदन, अगली चर्चा कुछ ऐसी हो कि वास्तव में हम इस राष्ट्र रूपी गुरु को दक्षिणा दे सकें, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। और ये मेरे भाव मेरे अपने नहीं हैं, मैं आप सभी को सुन कर के ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और मैं वापस आदरणीय हमारे संचालक महोदय डॉक्टर राउत जी के पास पहुँचता हूँ। जी, धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आपने बहुत सराहनीय बातें की है, और ये जो हाथ हैंड रेज हुए हैं, ये हैंड हमेशा हमारी मातृभाषा के लिए खड़े रहें, ये विचार रखते हुए मैं अगली कड़ी में डॉक्टर किशोर दुबे साहब से अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा। और दिनेश जी ने जो निवेदन दिया वही इस सदन की भी मंशा है कि हम आगे क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में। राकेश जी जैसे विद्वान यदि बात रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं सिर्फ जो बात कह रहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा करके कभी भी प्रचारित प्रसारित करने के प्रयास हुए,
लेकिन वो डिक्लेयर नहीं हुआ। ये तब से मैं देख रहा हूँ। 1973 में हिंदी विश्व साहित्य सम्मेलन हुआ था नागपुर में, और मुझे बचपन से ही ऐसी संगोष्ठी ये करने की, उसमें सम्मिलित होने के अवसर मिलते थे, और मैं था 2-3 दिन वहां पे था। उसके बाद में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, उसकी भी कई संगोष्ठी में मैं सम्मिलित हुआ, और वह सब जगह पे यही बात हुई है कि हिंदी राष्ट्रभाषा करके प्रचारित प्रसारित करने के अनेक प्रचार प्रयास किए गए, लेकिन वो अभी भी डिक्लेयर नहीं की गई। उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा, मैंने मेरे सुनने में नहीं आया कि उसको करने में उसकी जो लिपि है वो लिपि उर्दू होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है। एक नई जानकारी है, लेकिन मेरा एक कथा कहना है कि जिस तरह से हमारे राकेश जी ने जो बात रखी, वैसे ही अलग अलग विद्वान होंगे, वे भी अपनी बात रखते होंगे, और उसका निचोड़ जो हो, उसके निचोड़ के माध्यम से हमें आगे क्या करना है राष्ट्रभाषा के लिए, वो कदम यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सदन में कई विद्वान बैठे हैं, सदन के बाहर भी विद्वान है, उनका एक निचोड़ होके सम्मिलित यदि प्रस्ताव अपन दे सकते हैं, तो मोदी जी के रहते हुए और एक ठोस निर्णय लेने वाली व्यक्ति आज हमारी प्रधानमंत्री है, उस स्थिति में राष्ट्रभाषा के लिए कदम आगे